13 अप्रैल 1984। रात के करीब 2 बज रहे थे। तापमान था -40 डिग्री सेल्सियस और दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक, सबसे बर्फीली जगह पर कुछ लोग चुपचाप चल रहे थे। न कोई युद्ध की घोषणा, न कोई अखबार की खबर, न दुनिया को कानो कान खबर, बस एक आदेश। और उस आदेश पर चलते हुए भारतीय सैनिक उस जगह पहुंच रहे थे जहां इंसान का जाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और जब सुबह हुई तो तिरंगा लहरा रहा था दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र पर। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक झंडे की नहीं है। यह कहानी है उस रात की जब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जो अगर 24 घंटे देर से होता तो शायद आज सियाचिन का नक्शा कुछ और होता। यह कहानी है उस इंसान की जिसने एक नक्शे में गलती देखी और उस गलती ने पूरी दुनिया की भूगोल बदल दी। यह कहानी है उन जवानों की जिन्होंने -40 में भी सीना तानकर खड़े रहे। और यह कहानी है उस राज की जो दशकों तक फाइलों में बंद रहा। तो आज हम खोलते हैं वो फाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो जवाब होगा सियाचिन। समुद्र तल से 6400 मीटर की ऊंचाई, तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, हवा इतनी पतली कि सांस लेना मुश्किल, बर्फीले तूफान इतने खतरनाक कि इंसान मिनटों में जिंदा दफन हो जाए। यहां दुश्मन की गोली से कम, मौसम से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। लेकिन 1984 से पहले यह जगह किसी की नहीं थी, न भारत की, न पाकिस्तान की। और यही वो खालीपन था जो एक बहुत बड़ी साजिश को जन्म दे रहा था। बात है 1970 के दशक की। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला एग्रीमेंट हो चुका था 1972 में। इस समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा खींची गई। लेकिन एक जगह यह रेखा खींचते खींचते रुक गई। NJ 9842 यह एक बिंदु था। नक्शे पर बस यह लिखा था कि NJ 9842 के आगे देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी उत्तर की तरफ ग्लेशियरों की ओर। बस, कोई स्पष्ट सीमा नहीं। यह एक प्रशासनिक भूल थी या शायद उस वक्त की मजबूरी, क्योंकि उस इलाके को कोई इंसानी इलाका ही नहीं मानता था। इतनी ऊंचाई, इतनी बर्फ, कौन जाएगा वहां? लेकिन अब यही कोई नहीं जाएगा वाली सोच एक खतरनाक खेल की शुरुआत बन गई। 1970 के दशक के आखिर में और 1980 के शुरुआत में पाकिस्तान ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने अमेरिकी और यूरोपीय माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस यानी पर्वतारोहण दलों को सियाचिन ग्लेशियर पर जाने की अनुमति देनी शुरू की। अब आप सोच रहे होंगे इसमें चाल क्या है? चाल यह थी कि अगर विदेशी दल पाकिस्तान की अनुमति से सियाचिन जाएंगे तो धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में यह धारणा बन जाएगी कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। और इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों से स्पेशल कोल्ड वेदर गियर यानी ठंड से बचाव के खास उपकरण और कपड़े मंगवाने शुरू कर दिए। यह ऑर्डर इतना बड़ा था हजारों सैनिकों के लिए। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था? जवाब है हां। और इसकी भनक भारत को मिली एक बेहद अप्रत्याशित तरीके से। कर्नल नरेंद्र कुमार भारतीय सेना के एक अफसर, जिन्हें प्यार से बुल कुमार कहा जाता था, यह इंसान माउंटेनियरिंग का दीवाना था। इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर कई बार ट्रैक किया था। 1978 में इन्होंने एक एक्सपीडिशन का नेतृत्व किया और सियाचिन के इलाके का बारीकी से अध्ययन किया। और 1983 के आसपास जब इन्होंने कुछ अमेरिकी नक्शों को देखा तो होश उड़ गए। उन नक्शों में NJ 9842 से आगे की रेखा पाकिस्तान की तरफ खींची हुई थी। यानी अंतरराष्ट्रीय नक्शों में सियाचिन धीरे धीरे पाकिस्तान का हिस्सा दिखने लगा था। और कर्नल नरेंद्र कुमार समझ गए, यह सिर्फ नक्शे की गलती नहीं है, यह एक बड़ी साजिश है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेजी और इस रिपोर्ट ने भारत सरकार और सेना के सबसे बड़े दफ्तरों में हलचल मचा दी। 1983 के आखिर में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक ऐसी सूचना मिली जिसने सब कुछ अर्जेंट कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से स्पेशल आर्कटिक वॉरफेयर गियर का ऑर्डर दिया था। यह गियर -50 डिग्री में भी सैनिकों को जिंदा रख सकती थी और यह ऑर्डर था हजारों सैनिकों के लिए। भारतीय सेना के अफसरों ने हिसाब लगाया, यह गियर अप्रैल 1984 तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी और अप्रैल में ही मौसम थोड़ा ठीक होता है सियाचिन पर।
मतलब साफ था, पाकिस्तान अप्रैल 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने वाला था। अब भारत के पास वक्त था बस कुछ महीने, और इतने कम वक्त में दुनिया के सबसे मुश्किल इलाके पर पहुंचना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब यह जानकारी दी गई तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या हम वहां पहले पहुंच सकते हैं? जवाब था हां, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। इंदिरा गांधी ने कहा, करो। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत महाकवि कालिदास की उस रचना का नाम जिसमें एक यक्ष ने बादल को अपना दूत बनाकर प्रेम संदेश भेजा था, और इस ऑपरेशन में भी बादलों की तरह चुपचाप ऊंचाइयों पर पहुंचना था। अब शुरू हुई सबसे बड़ी चुनौती। भारतीय सेना के पास उस वक्त आर्कटिक वॉरफेयर के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे। -40 से 50 डिग्री में साधारण सैनिक का जूता जम जाता है, हाथ काम करना बंद कर देते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो सेना ने क्या किया? दुनिया भर से जहां से भी मिल सके कोल्ड वेदर गियर मंगाई, यूरोप से, जापान से, और जहां से नहीं मिली वहां भारतीय कंपनियों से बनवाई। इतनी जल्दी में कि कुछ सैनिकों को वो गियर मिली जो पूरी तरह टेस्टेड भी नहीं थी। सियाचिन तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। खाइयां, ग्लेशियर, बर्फीले तूफान, एक गलत कदम और हजारों फीट नीचे। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि ज्यादातर सैनिकों को भी नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। बस आदेश था, तैयार रहो। और सबसे बड़ी चुनौती थी समय। 13 अप्रैल की रात लेह और उसके आसपास के बेसिस पर सैनिक चुपचाप तैयार हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह रात इतिहास बदलने वाली है। कर्नल D. खन्ना के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट के जवान आगे बढ़े। साथ में थे 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान भी। IAF यानी इंडियन एयर फोर्स के हेलीकॉप्टरों ने कुछ टुकड़ियों को ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन हेलीकॉप्टर भी एक हद तक ही जा सकते थे। उससे आगे पैदल, बर्फ पर, -40 में, हवा इतनी तेज कि खड़े रहना मुश्किल, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम, और इन सब के बीच भारतीय जवान आगे बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर वे नहीं पहुंचे तो कल कोई और वहां होगा। 14 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन, और इस दिन सियाचिन ग्लेशियर के सियाला, बिलाफोंड ला और अन्य प्रमुख दर्रों पर तिरंगा लहरा रहा था। भारतीय सेना ने उन सभी स्ट्रैटेजिक पासेस पर कब्जा कर लिया था जो सियाचिन पर नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी थे। और अब सुनिए वो बात जो रोंगटे खड़े कर देती है। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG के कमांडो उसी दिन उन्हीं दर्रों की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्कुल उसी वक्त। अगर भारत एक दिन देर करता तो वो पासेस पाकिस्तान के हाथ में होती, और फिर सियाचिन की कहानी बिल्कुल अलग होती। यह महज कुछ घंटों का फर्क था। जब पाकिस्तान को पता चला तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। भारत ने -40 में रात के अंधेरे में बिना किसी घोषणा के सियाचिन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश की कई बार, लेकिन अब स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भारत के पास था। ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को नीचे से आते पाकिस्तानी दस्तों को रोकना आसान था। पाकिस्तान ने 1987 में एक बड़ी कोशिश की ऑपरेशन कैदत नाम से, लेकिन भारतीय सेना ने रोक दिया। 1989 में फिर कोशिश ऑपरेशन अबाबील, वो भी विफल, और हर बार भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत की। सियाचिन की असली दुश्मन पाकिस्तानी सेना नहीं है, असली दुश्मन है मौसम। और यह बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 1984 से अब तक सियाचिन में शहीद हुए सैनिकों में से 97% से ज्यादा दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि मौसम की मार से शहीद हुए हैं। फ्रॉस्ट बाइट, जिसमें शरीर के अंग जम जाते हैं और काटने पड़ते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है। एवलांच, जिसमें बर्फ का पहाड़ इंसान को पल में दफन कर देता है। हाइपोथर्मिया, जब शरीर का तापमान इतना गिर जाए कि दिल बंद हो जाए। एक सैनिक सियाचिन पर तैनात होता है 90 दिनों के लिए। इन 90 दिनों में वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, यह सुनकर आंखें भर आती हैं। खाना पैक्ड राशंस जो -40 में जम जाते हैं। खाने से पहले बॉडी हीट से पिघलाना पड़ता है, पानी बर्फ पिघलाकर। नींद स्लीपिंग बैग्स में कई परतें पहनकर भी, और ड्यूटी 24 घंटे। कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मौसम नहीं देखता, दुश्मन नहीं देखता,
फरवरी 2016 में एक एवलांच आया सियाचिन पर और उसने दफन कर दिया 10 भारतीय जवानों को बर्फ के नीचे 35 फीट गहरे। 6 दिन बाद जब बचाव दल ने खुदाई की तो एक जवान जिंदा मिला। लांस नायक हनुमंतप्पा कोप्पड़ 6 दिन -40 डिग्री 35 फीट बर्फ के नीचे और वो जिंदा थे। पूरा देश सांस रोककर बैठा था। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने अस्पताल गए, लेकिन कुछ दिन बाद हनुमंतप्पा ने आंखें बंद कर लीं। हमेशा के लिए पूरा देश रो पड़ा। वो जवान जो 6 दिन -40 में जिंदा रहा, आखिरकार चला गया। लेकिन वो कहानी आज भी सियाचिन के हर जवान की ताकत है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर पूछा जाता है, क्या सियाचिन इतनी कुर्बानी के लायक है? इस ऑपरेशन पर हर रोज भारत के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर सॉर्टी का खर्च लाखों रुपए। जो राशन एक सैनिक वहां खाता है, उसे वहां पहुंचाने का खर्च उस राशन की कीमत से 100 गुना ज्यादा है। तो क्या यह जरूरी है? जवाब समझने के लिए नक्शा देखिए। सियाचिन के उत्तर में है काराकोरम पास और उस पास के पार है चीन का अक्साई चीन। अगर सियाचिन पाकिस्तान के हाथ में होता तो पाकिस्तान और चीन सीधे एक दूसरे से जुड़ जाते। एक फिजिकल कॉरिडोर बन जाता 2 दुश्मन देशों के बीच। भारत 3 तरफ से घिर जाता और लद्दाख, करगिल सब कुछ सीधे खतरे में आ जाता। यही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सियाचिन की। इसीलिए हर कुर्बानी, हर खर्च, हर तकलीफ वर्थ इट है। इस ऑपरेशन के असल हीरोज वो जवान थे जिनके नाम हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। 19 कुमाऊं रेजिमेंट का वो जवान जो पहली रात बर्फ में घुटने तक ढंसते हुए आगे बढ़ा। वो पायलट जिसने -40 में हेलीकॉप्टर उड़ाया, जहां हवा इतनी पतली थी कि इंजन फेल हो सकता था। वो डॉक्टर जो फ्रॉस्ट बाइट के मरीजों का इलाज करते हुए खुद भी ठंड से कांप रहा था। और वो ऑफिसर जिसने पहली बार सियाला पर तिरंगा गाड़ा। इन सबके नाम शायद आप नहीं जानते, लेकिन जब भी आप गर्म कमरे में बैठकर चाय पीते हैं, याद रखिए कि उस वक्त भी कोई -40 में खड़ा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी चाय की चुस्की में कोई खतरा ना आए। ऑन ऑपरेशन मेघदूत के कई पहलू आज भी क्लासिफाइड हैं। उस ऑन ऑपरेशन में खुफिया एजेंसियों की क्या भूमिका थी, पूरी तरह नहीं पता। पाकिस्तान का असली प्लान क्या था, उसके डॉक्यूमेंट्स कभी सामने नहीं आए। और वो रात 13 अप्रैल की, उस रात जो कुछ हुआ उसके कई गवाह आज भी जिंदा हैं। लेकिन वो बस इतना कहते हैं, हम नहीं जानते थे कि इतिहास बना रहे हैं, बस आदेश था और हमने मान लिया। यही है भारतीय सैनिक। एक बात और समझना जरूरी है, सियाचिन ग्लेशियर खुद ग्लेशियर पर नहीं लड़ी जाती असली लड़ाई। असली स्ट्रैटेजिक जंग होती है सोल्टोरो रिज पर। यह वो पहाड़ी श्रृंखला है जो सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में है और इस रिज के 3 प्रमुख पासेस हैं, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला। जो इन पासेस पर काबिज होगा वो सियाचिन को कंट्रोल करेगा। 1984 में भारत ने यही किया, इन्हीं पासेस पर पहले पहुंचा और आज यही पासेस भारत की सबसे मजबूत डिफेंसिव पोजीशंस हैं। पाकिस्तान ने इन्हें छीनने की कोशिशें की, लेकिन ऊंचाई का फायदा भारत के पास था। नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना सैन्य विज्ञान में सबसे मुश्किल काम माना जाता है और भारत ने यह एडवांटेज 1984 में ही हासिल कर लिया था। 1999 का कारगिल वॉर, इसे देखिए एक अलग नजरिए से। कारगिल सियाचिन के ठीक दक्षिण में है। जब पाकिस्तान सियाचिन नहीं ले सका तो उसने कारगिल की ऊंचाइयों पर घुसपैठ की। मकसद था नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करना, जो लेह को बाकी भारत से जोड़ती है। और अगर यह हाईवे ब्लॉक हो जाती तो सियाचिन पर तैनात भारतीय सैनिकों को सप्लाई मिलना बंद हो जाता और सियाचिन फॉल हो जाता। यानी करगिल वॉर असल में सियाचिन को वापस लेने की एक इनडायरेक्ट कोशिश थी। लेकिन भारतीय सेना ने करगिल में भी वही किया जो 1984 में किया था, मुश्किल से मुश्किल चोटियां और जीत। 1986 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन पर कई दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों ने कई बार डिमिलिटराइजेशन की बात की, यानी दोनों अपने सैनिक हटा लें। लेकिन एक बड़ी अड़चन है। भारत कहता है पहले नक्शे पर पोजीशंस ऑथेंटिकेट करो, यानी माना जाए कि 1984 से भारत यहां है। पाकिस्तान यह मानने से इनकार करता है, क्योंकि अगर उसने माना तो यह उसकी कूटनीतिक हार होगी।
और भारत बिना ऑथेंटिकेशन के सैनिक नहीं हटा सकता, क्योंकि फिर पाकिस्तान तुरंत उन पोजीशंस पर कब्जा कर लेगा। यह गतिरोध 40 साल से चल रहा है और इस गतिरोध की वजह से हर दिन दोनों देशों के सैनिक इस बर्फीले जहन्नुम में खड़े हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस ऑपरेशन की असली कीमत है। 1984 से अब तक सियाचिन में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की संख्या करीब 900 से ज्यादा। इनमें से ज्यादातर फायरिंग से नहीं, बल्कि फ्रॉस्ट बाइट से, एवलांच से, एल्टीट्यूड सिकनेस से और उन हालात से जो इंसानी शरीर की सहन शक्ति से परे हैं। एक सैनिक जब वापस आता है सियाचिन से, तो वो बदला हुआ इंसान होता है। उसके हाथ पैर की उंगलियां शायद न हो, उसकी नजर कमजोर हो जाती है तेज बर्फीली रोशनी से। उसका दिल वो देखकर आता है जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो वापस जाता है फिर और फिर, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी है, यह उसका धर्म है। आज 2024 में सियाचिन पर भारतीय सेना की तैनाती उतनी ही मजबूत है जितनी 1984 में थी। कुमार पोस्ट जो 6400 मीटर की ऊंचाई पर है, दुनिया की सबसे ऊंची स्थायी मिलिट्री पोस्ट मानी जाती है। यहां सैनिक रहते हैं प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स में, स्पेशल फूड, स्पेशल क्लॉथ्स, स्पेशल ट्रेनिंग, हर चीज इस एक मकसद के लिए कि तिरंगा झुके नहीं। और आज टेक्नोलॉजी ने कुछ चीजें आसान की हैं। बेटर गियर, बेटर हेलीकॉप्टर्स, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, लेकिन मौसम आज भी वही है। -40 आज भी -40 ही है, और उस -40 में खड़े जवान की हिम्मत आज भी वही है 1984 जैसी। ऑन ऑपरेशन मेघदूत सिखाता है कि अवसर एक बार आता है। 1984 में भारत ने वो अवसर पहचाना और एक पल की देरी के बिना उठाया। यह सिखाता है कि इंटेलिजेंस यानी सही जानकारी किसी युद्ध से बड़ी ताकत होती है। कर्नल नरेंद्र कुमार का वो नक्शा देखना उतना ही जरूरी था जितना बाद में सैनिकों का वहां पहुंचना। यह सिखाता है कि कठिनाई इंसान को तोड़ती नहीं, बनाती है। और यह सिखाता है कि देश की सुरक्षा कभी सस्ती नहीं होती, न पैसों में न जिंदगियों में।